तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं दक्ष ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है दक्ष। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। जिस यूनिट के अंदर दो चैप्टर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड सेकंड इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। मैं आपको थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ाता रहूंगा साथ साथ में, और एनसीईआरटी समझाता भी रहूंगा। जो आपको समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट कर दो, मैं आपके लिए बैठा हूँ। आप अपने बड़े भाई की तरह समझो मेरे को, जवाब मैं दे दूंगा सारे। जैसे आपको दिख रहा है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। Biotechnology deals with the techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to human। मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है जो डील करती है लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम से, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कराने के लिए प्रोडक्ट्स, और जो यूजफुल हो ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, आगे चलने के लिए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया कि आप ब्रेड बना रहे हो, कर्ड बना रहे हो, वाइन बना रहे हो। ठीक है, माइक्रोब से भी जो चीजें करा रहे हो वो सारी चीजें इनमें आती है। माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेसेस इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर इसके अंदर आप कहना चाहिए, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी हमने बहुत सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। फिर उसके अंदर डीएनए डेवलपिंग हो जाती है, वो सब ऑल पार्ट्स आप पढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये आती है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल, जिसके ऊपर से वो आते हैं आपके एमसीक्यूज। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, has given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology। क्या बोला यूरोपियन फेडरेशन ने? यूरोपियन फेडरेशन ने आके बोला कि जो बायोटेक्नोलॉजी दोनों चीजों को मिला के बनती है, ट्रेडिशनल व्यू को भी और मॉडर्न मॉलिक्यूलर व्यू को भी। दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी बन जाती है। मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी जो EFB के अंदर डेफिनेशन है, वो वाली बायोटेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे कोटेड में भी लिखा हुआ है, ये कोटेड में यही है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉजीज फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंटीग्रेशन कर दिया इन्होंने पुरानी ट्रेडिशनल व्यू बायोटेक्नोलॉजी का और मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का। यूरोपियन फेडरेशन के हिसाब से ये है डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। यहाँ तो एमसीक्यू में आता है, बस पढ़ लेना एक दो चार पांच बार। आते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल जो है आपके तीन ही होते हैं प्रिंसिपल्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग, सॉरी दो होते हैं एग्जांपल्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन्स ढूंढनी है आपने, डीएनए आरएनए ढूंढना है, अच्छा सा। फिर उसके बाद बायो प्रोसेस के अंदर मतलब आपको कंटेमिनेशन फ्री, माइक्रोबियल फ्री बनाना है। कोई कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए ना, आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ये हो गया बायो प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये देखिए लिखा हुआ, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली, जो देखो जो चाहिए हमें डिजायर्ड जो माइक्रोब चाहिए उसकी ग्रोथ करवाएं in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc। ये सारी चीजें बनती हैं, आपको पता ही होगा। मैंने बताया ही आपको, वैक्सीन बनती है, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं इसमें से। फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत मेन प्रोसेस होता है, मतलब उसी के आसपास सारी चीज चल रही होती हैं, उसी के हिसाब से ही बहुत चीजें होंगी। आरटीपीसीआर आपको उसी से होता है, वो सारी चीजें उसी से होती हैं। क्या है जी? रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो? आप जीन क्लोनिंग कर सकते हो और जीन ट्रांसफर कर सकते हो। थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं आपके लिए, आपको नोट्स देने हैं, टेलीग्राम फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जिसको भी ये नोट्स चाहिए हो, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, मैं एनसीईआरटी की नोट्स तो क्या ही बोलूँ मैं, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं आपको धीरे धीरे। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम जाएं तो सीधा नीचे चलते हैं। एक प्लाज्मिड होता है, उससे पहले आपको ये एसेक्सुअल एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रखे हैं यहाँ पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूछ सकते हैं आपको, बोर्ड में पूछ सकते हैं। द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज
opportunities for the variations, formulations of unique combinations of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो पहला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जेनेटिक सेटअप देता है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ठीक है, जो आपके वेरिएशन आते हैं उसके अंदर वो कभी कभी बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, ये वेरिएशन आते हैं। ठीक है, फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम जाएंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रिजर्व रहती है, बिल्कुल सेम टू सेम आता है, आपने 11th पढ़ाई होगा है। तो फिर वो वेरिएशन परमिट करता है, परमिट्स वेरिएशन। फिर आते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे आपको कोई एक ट्रेड देना है किसी के अंदर, तो आप दोनों को कराते थे, दोनों को ब्रीड कराते थे, उनके ऑप्शन के अंदर वो वाले आते थे। लेकिन क्या होता था कि वो जो बेकार वाली जो ट्रेड होती थी ना वो भी आ जाती थी। लेकिन अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा नहीं होता था, उनको सिर्फ जो ट्रेड चाहिए उसके वो जीन ढूंढते हैं, वो निकालते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और डाल देते हैं अंदर, वो वाली आगे आगे हो जाती है, तो उसको वो वाला डेट मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद डिजायर्ड जीन्स। ठीक है, फिर ये टेक्निक्स के अंदर जो मैंने आपको बताया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर जीन क्लोनिंग करते हैं और जीन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो कि ओवरकम दिस लिमिटेशन अलाउ अस टू आइसोलेट इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग डिजायरेबल without introducing desirable genes undesirable genes without introducing undesirable genes into the target organism। ये क्या कह रहे हैं, अगर when it gets integrated into a genome of the recipient it may multiply and be inherited along with the host DNA। आपको बोला वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, वो ट्रांसफर कर दिया, अगर वो रिसिपिएंट ढंग से ले लिया, वहां पे मल्टीप्लाई हो गया, तो आखिर वो ट्रेड जो होगी आपकी इनहेरिट हो जाएगी, वो दिखने लग जाएगी। फिर इन्होंने उसके बारे में बता रहा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जो आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए एक प्लाज्मिड। अब देखो, आपको एक ट्रेड लेके जाना है, ठीक है, ट्रेड का एक जीन है, तो जीन को किसी चीज के अंदर डाल के भेजोगे, सीधा आप जीन नहीं भेज सकते डीएनए, तो किस चीज का डाल के भेजते हैं, उस चीज को कहते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के अंदर उन्होंने बोला है कि ओरिजिनल रेप्लिकेशन होनी चाहिए। ओरिजिनल रेप्लिकेशन एक साइट होती है स्पेसिफिक क्रोमोसोम के ऊपर, डीएनए सीक्वेंस होता है जिसके अंदर लगता है वो पार्ट, वो जीन का पार्ट लगता है कट होके, फिर वो वापस लाइगेट होता है, मैं सब बताऊंगा, लाइगेट होके अंदर चला जाता है और उसके अंदर मल्टीप्लाई होता है, रिसिपिएंट ले लेता है, होस्ट जीन ले लेता है उसको, और सारी चीजें, सारा जो आपका ट्रेट वेट होता है वो आके हो जाता है। तो इन्होंने ये बोला अगर आपको कोई भी एक एलियन डीएनए डालना है, एलियन डीएनए, तो आपको ओरिजिनल रेप्लिकेशन की साइट के साथ में उसको लाइगेट कराना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, जिससे वो मल्टीप्लाई हो जाए होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, इस चीज को ही, होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई होने को ही आप क्लोन कह देंगे। क्लोनिंग मतलब सेम सेम चीजें सेम सेम जो बंदा बना दे, क्लोनिंग आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर का इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का आपका डेफिनेशन ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, वो खुद ही एक डीएनए होता है, उसके अंदर ही आप अपना जीन डालते हो कट वट करके, और फिर वो डाल देते हो होस्ट के अंदर, और फिर होस्ट जीन उसको ले लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप याद रखना, आप बहुत जगह यूज होगी ये वाला पूरा मैकेनिज्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो अब पहला जो हुआ था, पहली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कब कब हुई थी, ये हुई थी 1972 में। इसको करा किसने था, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर में, और कौन से जो प्लाज्मिड था वो कौन से उसका था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इससे आपका वो भी होता है क्या, टाइफाइड भी होता है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एक बैक्टीरिया है ये। आप पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, यहाँ आपने पढ़ लिया होगा शायद। उन्होंने आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance gene। उन्होंने क्या बोला कि जो वो था आपका जीन थी, जो साल्मोनेला टाइफीमुरियम की जीन थी, उसके ऊपर क्या करा था उन्होंने, कन्फर करा था, उन्होंने देखा था कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तभी करा उन्होंने वो
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखाने के लिए। सब बता दिया मैंने आपको। वेक्टर बताया, एक तो वेक्टर बताया। वेक्टर के ऊपर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का एग्जांपल है प्लाज्मिड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्लाज्मिड। उसका प्लाज्मिड की क्या डेफिनेशन? ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, ऑटोनोमस होता है। तो अब आप लगाओगे कैसे? मैंने बोला ना आपको कट करके लगाना है, तो कट करके कैसे लगाओगे जी? कट करने के लिए आपके पास होती हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, वो ये भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करते हैं। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करते हैं जो सीक्वेंस आपका और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन में होता है। ठीक है, कट द पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद प्लाज्मिड डीएनए। दीज प्लाज्मिड एक्ट एज, मैंने कहा था ना, दीज प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर्स टू ट्रांसफर पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। ठीक है जी। अब जो आपके रिसेक्शन एंजाइम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है आपका, अभी आएगा वैसे आगे, लेकिन आपको पहले बता रहा हूँ। एंडोन्यूक्लियसिस, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस, रुको एक सेकंड रुको जरा। ये देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही यूज होता है, वैसे एक्सोन्यूक्लियस यूज नहीं होता, लेकिन पता होना चाहिए। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? वो जो होता है वो ऐसे ये है, तो इसके यहाँ से काटेगा, एंड से काटेगा। ठीक है, ये है एक्सो। और आप एंडो देखो अगर आप, तो एंडो जो होता है वो बीच में से काटता है। याद करो ना, एक्सो मतलब बाहर, तो एंडो मतलब अंदर। ऐसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस पे काटेगा पर्टिकुलर, ऐसे नहीं कि कहीं भी काट दिया। ठीक है, तो पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। ये जो होता है वो इंसेक्ट वेक्टर होता है, मलेरियल के लिए, मलेरियल पैरासाइट के लिए, ह्यूमन बॉडी में। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब क्या बोला उन्होंने कि जो लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद एंजाइम डीएनए लाइगेज। पहले तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मतलब एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दे रहा है वो जीन आपको। ठीक है, तो आप वो डालोगे कैसे? आपने काट दिया, सब कर दिया आपने, अब जोड़ोगे कैसे? जोड़ोगे आप डीएनए लाइगेज से। ठीक है, तो जो आपका डीएनए बनेगा उसको आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहोगे। जो मतलब जो जिसके ऊपर डिजायरेबल जीन लगी होगी, कट कुट करके जो आपने लगाया मॉलिक्यूलर सीजर यूज करके, डीएनए लाइगेज यूज करके, तब उसको कहेंगे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने ट्रांसफर कर दिया उसके अंदर। आप जैसे आप मान लो इसके अंदर इन्होंने बोला है एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर कर दिया। ठीक है, इसने क्या दिया कि साल्मोनेला से ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड था, इसलिए इन्होंने कर लिया। पहला वाला हुआ था ना साल्मोनेला टाइफीमुरियम में, कहाँ गया पहला पहला? साल्मोनेला टाइफीमुरियम में हुआ था। तो वही चीज उन्होंने बोला कि साल्मोनेला के साथ में साथ तो हमने कर दिया इसके अंदर ही, पूछता कुछ है नहीं है। वो रेप्लिकेट करेगा, वही क्लोनिंग व्लोनिंग कर देगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला क्या कि जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए 3 पॉइंट्स होने चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ये हो 3 पॉइंट्स। पहला आप ले लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। पहले आप जीन ढूंढोगे डीएनए के अंदर, डिजायरेबल जो जीन उसके अंदर डालनी है वही जीन ढूंढ लोगे। ठीक है, तो उसके आप क्या कर लोगे? आप इंट्रोडक्शन कर लोगे उसके अंदर, जो मैंने आपको बताया, काट पीट करके प्लाज्मिड से, वेक्टर से, डीएनए लाइगेज से वापस डाल दोगे उसके अंदर, बंदे के अंदर। फिर वो ऐसा नहीं कि सिर्फ डाल दिया, वहां डाला, वहां पे इंट्रोड्यूस करा, वहां पे रेप्लिकेट करना चाहिए, रिसिपिएंट अच्छे से ले लें उसको। ठीक है, ये बेसिक था, ये मैंने आपको बता दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये बेसिक चीजें लगती ही रहेंगी, दो चार चीजें और जिसके अंदर जुड़ जाएंगी, लेकिन हाँ ये इतना तो रहेगा ही। फिर आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने बताया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से आते हैं? इस्चेरिचिया कोलाई से आते हैं, आइसोलेट होते हैं। क्या 1963 में ये बने थे। इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर कैसे बनते हैं? ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करते थे वो बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये टू एंजाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर, उन्होंने क्या बोला, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए वाइल द अदर कट डीएनए। शेयर और मतलब उन्होंने बोला कि दो एंजाइम होते हैं, तो पहला आपको मिथाइल ऐड कर देगा डीएनए के अंदर, मिथाइल ग्रुप, और दूसरा वाला उस डीएनए को कट कर देगा। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर दोनों चीजें एक ही एंजाइम कर देता है, कोई अलग अलग एंजाइम यहाँ पे करते हैं। जो आपके वो होते हैं
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, वो पर्टिकुलर साइट पे, पर्टिकुलर सीक्वेंस पे डीएनए के काटते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर साइट को, सीक्वेंस को कहेंगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस। पूरा आप डेफिनेशन पढ़ लो। स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद टू था। अब आप बोलोगे हिंद टू क्यों? हिंद टू इसलिए क्योंकि ये जो टू नंबर है वो आप आगे पढ़ोगे ऐसे, लेकिन जो हिंद टू नंबर है, वो टू नंबर आइसोलेशन में बता रहा है कि आइसोलेट कब हुआ था। ये नहीं बता रहा कि कब ढूंढ लिया था। ढूंढा पहले था इसको, लेकिन आइसोलेट बाद में कर दिया हमने। आलसी हो गए होंगे यार, वो नहीं करा उन्होंने, लेकिन है तो पहला यही ना। पहला तो उसको ये बोलेंगे। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट ऑलवेज डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट इन द सीक्वेंस। हमने ये पढ़ लिया, सिक्स बेस पेयर पे काटता है। एक ये इंपॉर्टेंट है कि बिसाइड्स हिंद टू टुडे वी नो more than 900 restriction and enzymes that have been isolated from 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence। ठीक है, ये इसमें से एमसीक्यू आते हैं, ये 230 स्ट्रेन्स और 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये दोनों याद कर। ये हो गई, ये ये लगा दिया। चल रहे हैं फिर कौन, फिर आते हैं आपको नेमिंग। मैंने बोला ना हिंद टू कहाँ से आया, वो टू में बताता हूँ कहाँ से आया। टू का सारी चीजें बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, कन्वेंशन फॉर द नेमिंग ऑफ द एंजाइम, जो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। फर्स्ट कहाँ से आता है? जीनस से। और सेकंड जो लेटर, सेकंड टू लेटर्स जो होते हैं वो स्पीशीज से आते हैं। एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। मैंने कहा आइसोलेटेड। ठीक है, फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है आपका इको आर वन। इको आर वन कम्स फ्रॉम स्टीरियोकोलाई आर वाई 13। ठीक है जी। इन इको आर वन द लेटर आर जो है वो डिराइव करते हैं नेम से, नेम स्ट्रेन से। जो रोमन नंबर इज फॉलोइंग द इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्टेन ऑफ द बैक्टीरिया। मैंने ये हिंद टू क्यों आया है? क्योंकि ये ऑर्डर है उसको आइसोलेट करने का, इसलिए हिंद टू आया। ये रहा हिंद टू। लेकिन वो आया सबसे पहले, ढूंढना यही था उन्होंने, फाइंड यही करा था। लेकिन आइसोलेट करने में थोड़ी देरी कर दी, आलसी अपन कर दिया यार उन्होंने। और ये देखो, ये मैंने कहा था एक्सो भी आएगा, ये देखो एक्सो भी आ गया आपका। एक्सो और एंडो। तो क्या उन्होंने मैं एक बार समझ कर देता हूँ। उन्होंने क्या बोला कन्वेंशन, कि पहला जो लेटर है वो आता है जीनस से, सेकंड टू लेटर्स जो आते हैं उस स्पीशीज से, और जो पीछे नंबर होता है रोमन नंबर, ये लिखा हुआ रोमन नंबर होता है, वो ऑर्डर होता है एंजाइम का आइसोलेट होने का उस पर्टिकुलर स्टेज से। जो सीक्वेंस पे काटते हैं उसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस दोनों टाइप से, जब पीछे से पढ़ोगे आगे से पढ़ोगे सेम रहते हैं। जैसे देख लो ना, ये देखो GAATTC, 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 ये इको आर वन का रजिस्ट्रेशन है। ये आपको याद कर लेनी है एकदम, ये आ जाती है कभी कभी पीवाईक्यू में, आ भी रखी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आता ही आता है हमेशा। क्या फंक्शन, कैसे फंक्शन करता है आपका एंडोन्यूक्लियस? वो पहले क्या करेगा, वो आपका इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। जो भी आपको बोर्ड वाला इसके अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो पहले क्या करता है, वो इंस्पेक्ट करता है लेंथ आपकी डीएनए, लाइक डीएनए की सीक्वेंस की पूरी की। फिर जब उसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल गया, तो उसके साथ में बाइंड कर जाता है। इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रेन्स, ईच ऑफ द टू स्ट्रेन डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो दोनों को काटता है। एक सेकेंड रुको। कट ईच ऑफ द टू strands of the double helix। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसके बाद में बहुत एमसीक्यूज आ रखे हैं, पीवाईक्यूज आ रखे हैं कि वो डबल हेलिक्स दोनों स्ट्रैंड को काटता है एक बारी के अंदर। पहले क्या कर दिया उसने, पहले इंस्पेक्ट कर ली पूरी लेंथ, फिर जब उसको रिकॉग्निशन साइट मिल गई तो उसने कट मार दिया, दोनों स्ट्रैंड, दोनों हेलिक्स के स्ट्रैंड को कट मार दिया। फिर ईच डिस्टिंक्ट एंडोन्यूक्लियस इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोल दिया मैंने। GAATTC उसका है क्या, इको आर वन का, याद कर लेना ये। और हाँ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्या जो आपने जैसे प्लाज्मिड का काटा वो भी सेम न्यूक्लियस से कटेगा, सेम एंडोन्यूक्लियस से। और जो ये अपना
जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जीन है, उसको भी सेम उससे काटना पड़ेगा, तभी वो ज्वाइंट हो पाएगा। ये देखो, यहाँ पे एक ऐसा सा ब्लंट स्टिकी एंड बना देता है, जिससे दोनों जुड़ जाते हैं। स्टिकी एंड है ना, ये देखिए, मस्त एकदम जुड़ जाते हैं। फिर ये आपका ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। फिर यहाँ पे दे रखा है आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जांपल दे रखा है। मलयालम इसको उल्टा करके पढ़ोगे तब भी सेम ही रहेगा, उसको पैलिंड्रोम कहते हैं। तो पैलिंड्रोम डीएनए, देखो ये लिखा हुआ है, द बेस दैट रीड्स सेम ऑन द टू स्ट्रैंड ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इन केप्ट इन द सेम। देखो ये क्या है, क्या कि जो स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड अलग होते हैं ना, तो उनमें थोड़ा उल्टा होता है। जैसे पढ़ लो वही होता है। जैसे पढ़ लो मतलब सेम ही लगती है, सेम ही साउंड आती है, सेम ही, बिल्कुल साउंड का सेम ही है। GAATTC, GAATTC। आप फिर बार 5 से 3 पढ़ो, GAATTC। ठीक है जी। इन्होंने ये बोल रखा है, ये है इको R1 का। इको R1 का 5 से 3 पढ़ो तो ये बातचीत है, और 3 से 5 वाले में पढ़ो तब भी सेम ही काम आएगा। यहाँ से आपका ये कट कंप्लीट हो जाता हूँ। कट दोनों देखो सेम से पड़ता है, जी और ए के बीच में पड़ता है, यहाँ पे भी कट, और यहाँ पे जी और ए के बीच में पड़ता है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे ए और ए, यहाँ पे भी। अरे ये गलत है, ये ए और ए नहीं है। ये कट इसका यहाँ पे पड़ेगा, जी ए। ये देखो यहाँ पे जी और ए के बीच में सेम, मतलब सेम दो बेसिस के सेम के बीच में ही लगता है कट होना चाहिए। देखो, GA, GA, ये थोड़ा गलत है, ये गलत है एनसीईआरटी में। ये GA और GA थोड़ा restriction and the nucleus cut the strands of DNA a little away from the center of the palindrome sites, but between the same two bases on the opposite strands। ये देखो मैंने अभी दिखाया आपको ऑपोजिट स्ट्रैंड, लेकिन बेसिस जो होते हैं वो दोनों सेम बेसिस के बीच में काटते हैं हमेशा, लेकिन ऑपोजिट हो सकता है। पैलिंड्रोम साइट्स होती हैं, ये बता दिया। फिर ये लीफ क्या करता है आपको, दिस लीव अ सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, स्टिकी एंड छोड़ देता है। There are overhanging stretches called sticky ends on each strand। फिगर में आपने देखा ही है। फिर है उनको नाम ये क्यों दिया, स्टिकी एंड्स नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो आराम से ज्वाइन कर जाए। और आपने बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में पढ़ा होगा कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो यही लिखा हुआ है, दीज आर नेम्ड सो with form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts। कट काउंटर पार्ट्स के साथ में वो अपना वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसने वापस कर लिया, तो वो स्टिकी एंड हो गया। स्टिकीनेस ऑफ एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का वो कर देता है, स्टिकी एंड होते हैं आराम से लग जाते हैं। ये देखो ये भी मैंने बोल दिया, दीज कैन बी जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग द, रुकी रुकी रुकी, हाँ स्टिकी, देखो सेम काइंड, द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स, तो सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड होता है वही सिर्फ कर सकते हैं, यही होता है। ये देखो उन्होंने काटा हुआ है, ये देखो फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, ये भी एक से काटा, ये भी एक से काटा। ये देखो ना, सेम रेसिस्टेंस एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए, तभी वो जुड़ पाएंगे ना, तभी वो सेम बेस सेम पे कट रहे हैं, तभी लाइगेज आगे काट पाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये जुड़ गया, फिर आपने इसको ये आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मतलब आप कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे कि आपने पहले एक जीन ढूंढ ली, फिर वो डीएनए में डाल दिया, मतलब वेक्टर में डाल दिया, फिर उसके बाद होस्ट के अंदर डाल दिया। फिर वो होस्ट के अंदर जाके जो डीएनए होस्ट है उसको अच्छे से रिसीव कर ले, उसको मल्टीप्लाई करने दे। ठीक है, तो अभी हम आगे आओगे थोड़ा जीन की, और डीएनए के अंदर लगाना भी सीख लिया। लेकिन इन्होंने पता नहीं ये एनसीईआरटी की पाबंदी है, ये सेपरेशन आपको बाद में बता रहे हैं। जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट वाली सेपरेट करी थी कहीं से, जो आपने आइसोलेट करा था डीएनए, जो आपने डालना है, वो आपको बाद में बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, जो ये लिखा हुआ पहले तो मेन इसके अंदर ये है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ देते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिसेक्शन endonucleases results in the fragments of DNA। these fragments these fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis। जो सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेन जो मुद्दा होता है आपका, मैं बताता हूँ। डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो वो एक कैथोड
कैथोड लगाते हैं, कैथोड एनोड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होता है नेगेटिव, नेगेटिव आपका कैथोड, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका पॉजिटिव एनोड, ठीक है। जो आपका डीएनए है, मतलब यहाँ से आपको ये देखो ना, ये नेगेटिव टू नेगेटिव रिपेल करेंगे तो इधर जाएंगे, और ये यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। अब जो जेल इसमें यूज होती है, अब जेल का नाम आप पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद nowadays the most commonly used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from seaweeds, ठीक है। एग्रोस यूज होता है इसके अंदर, एग्रोस जेल यूज होती है। और वो एग्रोस जेल कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है, कहाँ से निकाली गई है? सी वीड से निकाली गई है, सी वीड से निकाली गई है, ठीक है जी। डीएनए सेपरेट इज ऑल अराउंड अकॉर्डिंग टू, अब क्या इनका वो जी होता है, जो डीएनए है वो फ्रैगमेंट का साइज है। और जो एग्रोस जेल का होता है ना, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, छोटे 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 स्पोर्स होते हैं। तो जो देखो, ये जो छोटे वाले हैं वो तो उन स्पोर्स से निकल के आगे चले गए, छोटे छोटे फ्रैगमेंट है, छोटे 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 वो आगे जा रहे हैं। छोटे छोटे हैं तो स्पोर्स में निकल जाएंगे, तो बड़े बड़े हैं वो पीछे रुक जाएंगे। तो ये देखो, स्मॉलेस्ट जो होते हैं, स्मॉलेस्ट जो आगे आगे, लार्जेस्ट पीछे रह गए। वेल्स होती हैं, इन वेल्स के अंदर आप जो वो अपना वो डालते हो, फ्रैगमेंट डालते हो, डीएनए फ्रैगमेंट्स, और ये आगे चले जाता है। ये देखो, सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज, सीविंग इफेक्ट दिखाते हुए, प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल, द स्मॉलर साइज ऑफ एलिमेंट द फादर इट गोस, इट मूव्स, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, तो जिसकी हाइट छोटी है वो ही जा पाएगा आगे यार, सीधी सी बात है। जो बड़ा है वो नहीं जा पाएगा, वो तो रुक जाएगा पीछे। फिर आपने वो हो गया, फिर आप वहां से चेक कर लोगे कि आपको कौन से बेस पेयर का चाहिए बंदा, कौन सा वाला चाहिए, वो उठा लोगे, ये वाला चाहिए ये उठा लोगे, ये वाला चाहिए ये उठा लोगे। फिर उठाने से पहले भी दिखेगा नहीं आपको ऐसे, तो देखने के लिए क्या, आपने इथिडियम ब्रोमाइड डाला, इथिडियम ब्रोमाइड डाला उसके ऊपर, फिर आपने उसको एक्सपोजर कर दिया यूवी रेडिएशन से, यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर दे दिया। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन नॉट सी द प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। तो स्टेन कर दिया इथिडियम ब्रोमाइड से, और फिर उसके बाद एक्सपोजर दे दिया यूवी लाइट से, तो वो ऑरेंज ऑरेंज दिखने लग जाता है। फिर वो जो आपको स्टैंड चाहिए उसको कट करके बाहर निकाल लिया। कट करके बाहर निकालने को आप इल्यूजन कहते हैं। ये रहा इल्यूजन, ये रहा, ये कहाँ है देखो। The separated bands of DNA are cut out from agarose gel and extracted on a gel piece and extracted from the gel piece. This step is known as elution. Elution, इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड, ऑरेंज कलर आ जाता है, ऑरेंज कलर आ जाता है। हाँ तो गाइस, आज के लिए इतना बहुत है, अगले चैप्टर में पढ़ते हैं बाकी। ये अपना बचा है, सिर्फ क्लोनिंग वेक्टर्स बचा है। क्लोनिंग वेक्टर्स बच गया आपका, लोड हुआ ये क्लोनिंग वेक्टर्स। कॉम्पिटेंट होस्ट भी है, बताऊंगा आपको। और प्रोसेसेस ऑफ कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फिर सारे जो मिला के हैं, पहले आपने अलग अलग पढ़े, फिर साथ में पढ़ लोगे। फिर ये पीसीआर जो मैं कहता था, आरटीपीसीआर, ये बच्चा है, ये है हमारा है आरटीपीसीआर बचा आपका। फिर इंसर्शन, वही वही सब हो गया। बस बताए गए, अगले अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये आज। ये आपका बस आज का जो है ये यहाँ तक करा है मैंने। आप एक बार रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है जी, इतना पढ़ा दिया है, चलते हैं फिर। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब।